नमस्कार। देश विदेश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हमारा विशेष प्रोग्राम चर्चाएं खास लेकर हाजिर। मैं रचना सेवक और आप इस खास प्रोग्राम को देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। और प्रोग्राम में विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक किरमिन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे के साथ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 फरवरी को जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला में नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं। तो आप इस दौरे की राजनीतिक अहमियत के बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये दौरा तो आध्यात्मिक नाम पे आ रहा है, आध्यात्मिक कम है, राजनीतिक ज़्यादा इसमें। अगर आपको याद हो, पिछले एपिसोड में मैंने पूर्व मुख्यमंत्री चेन्नई में जो मुद्दा विदिन कांग्रेस हुआ था, तो मैंने बात कहा था कि ये मुद्दा अब उठ गया है। बिल्कुल सर। कांग्रेस के बीच में नहीं रहने वाला। 2026 चुनाव का दौर है, स्थायी को देखते हुए तो ये मुद्दा ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा और उसकी ये अगली कड़ी है। और ये वे कड़ी शुरू वैसे हुई थी जब विजय सांपला और संत निरंजन दास जी और अविनाश चंद्र जी वहाँ के लीडर हैं, वो तरुण चुग साथ तीनों गए थे दिसंबर में प्रधानमंत्री के पास। उनको निमंत्रण देने भी गए थे और 650 अगले साल आना, गुरु रविदास का जन्म 650वीं जो उनकी जयंती है, तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए और अवकाश भी घोषित किया जाए। तो ये सिलसिला उस समय से शुरू हुआ, क्योंकि जब मैं ध्यान अगर जाए तो जब विजय सांपला केंद्र के राज्य मंत्री थे, उस समय वो प्रधानमंत्री को साथ लेके गए थे वाराणसी, जो इनकी शीर गोवर्धन जो बेगमपुरा जहाँ जो जन्मस्थली है रविदास, वहाँ पे लेके गए थे। ये उस तरह के सिलसिला शुरू है तब से, क्योंकि द्वाबा जो है, द्वाबे में डोमिनेंस जो है वो दलित और बैकवर्ड क्लासेस की है, और ख़ास करके रविदासियों की 35% के करीब वोट है। और अगर वर्तमान स्थिति देखें तो 23 सीटें हैं, जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर और नवांशहर बना के 23 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें 10 इस समय आम आदमी पार्टी के पास है, 9 कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास 1, अकाली दल 1, बसपा 1, आज़ाद 1। ये स्थिति है। और 1 से अब डबल फिगर की कोशिश भाजपा की रहेगी, क्योंकि वो 117 की तैयारी में है अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे आने से डेरा बल्ला में जाना और संत निरंजन दास के बीच में जो 26 जनवरी के देखे पद्मश्री के अवार्ड, ये सारे जो कंटिन्यूटी है वो करते हैं कि भाजपा इस लक्ष्य के साथ पंजाब में चल रही है कि दलित, क्योंकि जो पहले पार्टी की छवि बदलने के लिए, पहले पार्टी की छवि थी कि ये व्यापारियों की है, हिंदुओं की है, इस तरह की, अब सब दरवाजे उन्होंने खोल दिया। जिस तरह जोर उनका इस समय दलित मतदाता को प्रभावित करने या आकर्षित करने के लिए लगा हुआ है, तो उससे जो लक्ष्य यही है कि पंजाब में अपना आधार बढ़ाने का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से यहाँ पे तो उत्साह तो बढ़ेगा पंजाब में, पंजाबी बढ़ेगा, पंजाब में नहीं बढ़ेगा, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे बढ़ेगा। आज सारे गए हुए हैं वहाँ पे, बेगमपुरा गए हुए, यहाँ से ट्रेन स्पेशल चली है, तो संत निरंजन दास जी तो आज बाई ईयर वापस आ जाएंगे, तो वहाँ पे 2-3 दिन जो चलना है, यहाँ पे जलंधर मेला भी है, सो लगता है हर साल लगता था। तो उसके कारण एक तो भाजपा में उत्साह है, पंजाब की राजनीति सारी सरगर्म हो गई हिसाब से। आम आदमी पार्टी ने इनके आने से पहले वो 10 एकड़ ज़मीन जहाँ पे गुरु रविदास जी की वाणी के अध्ययन का केंद्र बनाने के लिए पहले घोषणा की हुई थी, तो अब वो लेके दे दी, जिसके चेयरमैन संत निरंजन दास होंगे और डायरेक्टर टूरिज्म शायद उनका सेक्रेटरी बनाया। इस तरह उन्होंने टीम बनाई है, डीसी जलंधर सारे मिला के। और कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री आए तो यहाँ पे नेशनल हॉलीडे गुरु रविदास की जयंती पे अनाउंस करें। उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। और बीच में मांग उठी थी कि आदमपुर का एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास, जो जाखड़ जी ने कहा कि वो तो पहले ही अनाउंस हुआ है। और ये सारी चीज़ें, अकाली दल भी सरगर्म है, तो पंजाब की राजनीति में एकदम उबाल जैसे कहते हैं ना, वो आ गया। और केंद्र बिंदु ये
रविदास कम्युनिटी जब जो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि पंजाब की राजनीति में केवल अब जो जट डोमिनेशन है वो अब धीरे धीरे कम होगी, और ये रविदासिया बैकवर्ड, क्योंकि ये 35% है, इनका भी शेयर इनको कभी मिला ही नहीं। तो अब ये उत्थान की तरफ पंजाब की राजनीति का केंद्र बिंदु बनेगा। और ये जो यात्रा है अपने आप में बहुत ऐतिहासिक, क्योंकि डेरे की अपनी एक विशेष स्थिति है। 1895 में ये बना, संत पीपलदास जी ने बनाया था, और ये संत रंजनदास जी ने 1994 में ये गद्दी ली संभाली इन्होंने। और इस डेरे की देखिए और भी है कि जब 2009 में वियाना कांड हुआ था, इनके जो जूनियर थे तो संत रामानंद जी, उनका कत्ल हो गया था, यही फैक्टर हो गया। उसके बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की जगह गुरु रविदास की वाणी को अपना ग्रंथ बना कर उसके शुरू किए धाम। तो ये रिफॉर्म्स भी हैं, अपनी पहचान भी इन्होंने दी है। तो ये सारी स्थितियों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि पंजाब की राजनीति में इनका रविदासियों का या बैकवर्ड या पिछड़ों का उभार हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा जो है अपने अपने ऐतिहासिक तो है ही है, पर ये पंजाब की राजनीति को भी एक नई दिशा देने जा रही है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि सब पार्टियों की ध्यान अब 35% वोट बहुत वोट होता है, और उसको आकर्षित करने के लिए हर कोई अपना अपना दम लगाएगा। तो अभी उधर आम आदमी पार्टी ने भी किया कि जो अगले साल हम सारा साल मनाएंगे ये गुरु रविदास जयंती के कार्यक्रम, वो अपने उन्होंने रविदास चौक का भी जलंधर में शुरू किया, उद्घाटन किया मंत्री कीमती भगत ने। तो आप इसको समझें कि अगले ये 2026 का जो साल है, 2027 के चुनाव से पहले पहले ये सारी सरगर्मियां पिछड़ों और जल्दी और चुनाव के हिसाब से हर एंगल चलेगा। तो ये एक उस समय समझें कि ये एक चुनावी और कदम भी है, अध्यात्म के साथ साथ राजनीतिक है। तो पंजाब की एक राजनीति को नया दिशा या एक गर्माहट देने वाला कदम मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल सर। आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में चर्चा करेंगे यूजीसी के नए नियमों की। सर, यूजीसी के नए नियमों को लेकर इस समय देश भर की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। तो आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में ये कांड हुआ था रोहित वेमुला 2016 में, उसके बाद एक लड़की थी 2019 में, उनके जो परिवारों ने रिट की थी देश के सर्वोच्च न्यायालय में कि उच्च स्थानों में जो जातिगत भेदभाव की घटना है उसको रोकने के लिए कोई नई दिशा निर्देश दिए जाए, क्योंकि 2012 के दिशा निर्देश भी ऑलरेडी काम चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में यूजीसी को बोला कि आप नए गाइडलाइंस लेके आए दरअसल, ताकि ये उच्च स्थानों में जो जातिगत भेदभाव है वो समाप्त हो जाए। अब जनवरी 26 में उन्होंने 13 जनवरी को उन्होंने यूजीसी से नए अब ये जो दिशा निर्देश आए या जो उन्होंने विधेयक लागू किया उसमें, वो उच्चतम न्यायालय ने देश ने तो यह था कि जातिगत भेद कम करना है, और इन्होंने जो गाइडलाइंस दिए या जो नए रूल बनाए उससे वो और ज़्यादा हो गया। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने जातिगत भेदभाव की परिभाषा दी वो बहुत विवादग्रस्त हो गई। दूसरी बात हो गई कि ये स्वर्ण जो वर्ग है उसको सीधे ही आरोपी मान लिया कि वो ही करेगा, दूसरा तो करेगा नहीं, जबकि गरीब पिछड़ा जो स्वर्ण है उस पर भी भेदभाव होते हैं। मैं कई ऐसे मामले, अगर पंजाब में हम पंजाब की राजनीति, बामनी शब्द बहुत, ब्राह्मण को जो शर्मे या बामनी शब्द बहुत ज़्यादा बोलते, तो ये इसको किस भावना से लेंगे? वो भी तो भावना को ठेस ही पहुंचाते हैं ना। तो ये ऐसे हर जगह, जैसे स्टालिन है उधर तमिल में, वो सनातन को लेके कितना बोलते हैं, तो क्या वो भेदभाव नहीं, वो भी तो उतारना ही है ना। तो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज ही कर देगा। सिर्फ एक वर्ग को भी उसमें ओबीसी पहले जोड़ दी, पहले दलित थे या पिछड़े थे, आप ओबीसी जोड़ गए तो 80-85%। इस तरह ये दो वर्गों में बंट गया समाज ही। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है कि राजनीतिक दल चुप रहे, क्योंकि
वोटों के चक्कर में उनको लगा कि अगर कोई भी बोला तो या इसके वोट कटेंगे या इसके वोट कटेंगे। तो संत समाज बोला कि ये हिंदू समाज को पार्टनर हो। वही बात देश के उच्चतम न्यायालय बोला कि ये इसकी जो रूल एंड रेगुलेशन है, एक तो उसको क्लियर नहीं है, दूसरे समाज को बांटने वाले हैं, जो जातिगत भेदभाव की परिभाषा वो स्पष्ट नहीं है, उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसको अगर और पीछे जाएं, आप देखें वक्फ बोर्ड का जो बना था कानून, जो संशोधन किया था नरसिम्हा राव की सरकार ने, उसमें क्या किया था उन्होंने भी सारे सदस्य जो मुस्लिम वर्ग के होंगे, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे वो सामाजिक सेवा के क्षेत्र से आते हैं। और वक्फ बोर्ड को ये अधिकार था कि वो किसी भी जायदाद को जाकर ये कह सकते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और जो जायदाद का मालिक है उसको प्रूव करना पड़ता था कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो वक्फ का तो कुछ नहीं लगना, वो जिसका मालिक है उसको सारे कागज और फैसला भी वक्फ है आपने कहा। इसकी स्थिति भी ऐसी है कि आरोपी को साबित करना मैं बेगुनाह हूं, कहने वाले ने आरोप लगा दिया, जिस पे आरोप लगा उसका कैरियर खराब हो जाए, उसका विष खराब हो जाए, उसको कितनी प्रताड़ना हो, कितना लंबा केस चले वो, पर जिसने आरोप लगाया उसकी कोई जवाब दे नहीं, भाई हाँ ये तेरा आरोप गलत था, उसके पे कुछ नहीं। दूसरी यूनिवर्सिटी ये कर देगी, संस्थागत जो है जैसे विश्वविद्यालय है, कोई यूनिवर्सिटी है, उनको कर दिया कि ये मॉनिटरिंग कमेटी अगर आप बना रहे हैं, अगर उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो आपको डिग्री देने का या आप पे ये पाबंदी लग जाएगी। जो तो ये अपने आप में एक बहुत सख्त कदम था जिसके साथ दबाव बढ़ता, और उसको खुश करने के लिए स्वर्ण वर्ग पे और मतलब प्रेशर उससे भी बढ़ता है। जब विश्वविद्यालय में पढ़ेगा या कॉलेज में पढ़ेगा तो एक्शन लेने के लिए या उनको खुश करने के लिए या अपने जान बचाने के लिए वो स्वर्ण वर्ग में। तो ये एक उचित समय पे मैं समझता हूँ कि उच्चतम न्यायालय ने कर दिया। सरकार को इस पर बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये एक सरकार की साख चुनौती पे है। अगर सरकार ने इसको गंभीरता से ना लिया और ये जो मुद्दा है अगर उसको संभाला ना गया और विभाजन तो सवर्णों और पिछड़ों और अग्रों में इस तरह का विभाजन हो गया, तो ये सरकार की साख पे एक उंगली होगी, और सरकार को पर्टिकुलरली भाजपा को, क्योंकि आज तक भाजपा और मोदी सरकार का हिंदुत्व के नाम पे ही उनका चलता, और उसमें स्वर्ण और दलित दोनों मिलके उनको समर्थन मिलता है। अभी तक जो था वो इकोनॉमिक बेस पे कहीं ना कहीं चल रहा था, हाँ इकोनॉमिकली हम वीकर सेक्शन को दे रहे हैं। अब जातिगत पे आ गया, तो ये जो स्थिति बनी कि अगर जातिगत भेदभाव के मुद्दा उछड़ता है तो आने वाले चुनावों में भाजपा को एक बड़ा झटका था। आप सोशल मीडिया पर देखें भाजपा के झंडे, भाजपा का वो सारा कुछ, ये जो रिएक्शन है ना, ये भाजपा अगर संभालती नहीं है तो बहुत खतरनाक हो सकता है सरकार के लिए भी, पार्टी के लिए भी। तो गंभीर मुद्दा समाज के लिए तो है, ये हिंदू समाज आगे इतना बंटा हुआ है, और अगर उसको आपने कानून ऐसे बना दिए जैसे मैं वक्फ दिया है, इसका ये भाव उसी तरह एक पक्षी है। तो जो अगर एक पक्षी कानून बनाएंगे वो जो हमारे संविधान के भी खिलाफ है। हम सब बात तो हम करते हैं समानता की, बराबरी की सारी, और 75 साल हो गए आज सरकार के ओबीसी, खुद प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से हैं, कितने चीफ मिनिस्टर ओबीसी। आप ओबीसी वो स्थिति तो नहीं है कि भेदभाव है, कोई एक दो केस हो गए मुद्दे हो गए, उसमें उनके हिसाब से उनको सजा मिले, ना कि आपने एन ब्लॉक डिक्लेयर कर दिया विजय साहब होगा। तो ये एक गंभीर मुद्दा, सरकार को इसको गंभीरता समझना चाहिए और इसको तत्काल रूप से कोई समाधान करके। अब एक मौका यूजीसी के पास भी, सरकार के पास भी 19 मार्च तक नए गाइडलाइंस दें ताकि ये मुद्दा सदा के लिए एक उसका हल निकल जाए। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे भारत और यूरोपियन यूनियन की। सर, भारत और यूरोपियन संघ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। तो इस समझौते का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जी, एक समझे जिसका भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों ने समझौता किया, दोनों का जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 25% हिस्सा है,
20,000 अरब डॉलर का इनकी मार्केट शेयर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना है। अब समझौता एकदम नहीं हुआ, 18 साल हो गए इसके। 2007 में पहली दफ़ा ये बात यूरोपियन यूनियन से शुरू हुई थी। आज 2026 में आ गए बात, एक लक्ष्य जो पे पहुंच गई। पर इसके भी है कि अगले साल लगेगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और परिषद दोनों उनके संसद और परिषद में पास होगा तो उसके बाद ये लागू होगा। पर जब लागू हो जाएगा तो उसमें यह है कि 95-96% उनके जो वस्तुएं और 99% हमारी वस्तुएं, तो उनका एक ट्रेड फ्री, जो कर मुक्त जिसको हम कह सकते हैं, वो स्थिति बन जाएगी। तो ये स्थिति जब बनेगी तो आप कितना बड़ा बाजार, स्थायी देश है वहाँ पे, जो भारतीय प्रोडक्ट वहाँ पे जाने शुरू हो जाएंगे। उसमें हमारे मतलब रोज़गार के हिसाब से देख लें, जो हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो वाइन, BSR, ये, और इनके साथ साथ कपड़े के जो है, और ये सारे, और इतना जब जाएगा तो एक जो अमेरिका का दबाव था, सबसे बड़ी बात है। देखिए मैं, ये दोनों तरफ से उनको भी मार्केट मिली, हमको भी मार्केट मिली, भारत को भी, और अरबों करोड़ों का ये व्यापार शुरू होगा। इसका 18 साल से बातचीत चल रही थी, लेकिन परिणाम तब निकला जब अमेरिका ने दबाव डाला, यूरोपियन यूनियन में भी डाला और भारत में भी टैरिफ का डाला। भारत ने ये समझौता करके विश्व को, या विशेष रूप से अमेरिका को दे दिया कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं, हमारी नीति खुद की, और हम उस स्थिति में है कि हमें कोई अनदेखा भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हम भी बनने जा रहे हैं कि हमें कोई, तो यूरोपियन यूनियन के भी स्थायी देश है, उनमें भी ये एक दबाव था। जिस तरह का बिहेवियर ट्रंप का है उन टूवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, तो उसका भी रिएक्शन उन पर भी दबाव था, भारत में भी था। तो ये एक नया रास्ता विश्व के जो अर्थव्यवस्था उसको भी मिलेगा। इसके साथ साथ और एक तो मैंने बोला कि राजनीतिक रूप से भी एक संदेश अंतर्राष्ट्रीय चलेगा कि भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं, उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट नीति है, अपने हितों को देखते हुए वो चलेगा, अर्थव्यवस्था के साथ राजनीति। तीसरी इसमें बात आ गई, सैन्य दृष्टि से भी है एग्रीमेंट, ये आतंकवाद के लेकर या दूसरे, क्योंकि वहाँ पे जर्मनी या दूसरे देशों में ये सारा आतंकवाद, खालिस्तान या दूसरे सारे, इन्होंने भी अपने में ठिकाने में है। और सैन्य दृष्टि से भी यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा समझौता, तो ये भी एक बड़ा है, महत्वपूर्ण देखने वाली बात था। तो ये सैन्य दृष्टि, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था तीनों से मिला हुआ, तो इसलिए मदर ऑफ ऑल जो एग्रीमेंट कह सकते हैं एक बात। और दूसरा, ये सबसे बड़ा समझौता अब तक जो हुआ। पर इसके साथ साथ तो ये कह सकते हैं कि भारत को इस समझौते के साथ ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हमारा अमेरिका से अब उदासीनता हाल है ना। अमेरिका के साथ संवाद चल रहा है, क्योंकि अमेरिका का अभी भी विकल्प यूरोप नहीं बन सकता। अगर यूरोप और अमेरिका दोनों हो तो आप समझे कि भारत की फिर बहुत बड़ी एक सफलता होगी। और अमेरिका के साथ भी जो भी बातचीत चल रही है, और आशा कर रहे हैं कि महीने 20 दिन में उसका भी एग्रीमेंट हो जाए। अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़ी एक भारत के लिए आर्थिक रूप से एक जीत कह सकते हैं, या एक नया युग कह सकते हो। भारत के जो निर्यातक हैं, जब स्मॉल स्केल वाले भी, किसानों के लिए भी, स्पोर्ट्स साइड के भी, और सर्विस सेंटर जो है क्षेत्र है, उसमें भी बहुत, सेवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भारतीयों को एक मौका मिलेगा। तो ये एक अपने अपने एक ऐतिहासिक समझौता भी है, नई जो एक दिशा भी दी है भारत की अर्थव्यवस्था को, तो इसका स्वागत तो है ही है। और आशा ये कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ भी ये अगर हो जाए तो ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जब भारत की दोनों कह सकते हैं, क्योंकि सरकार मोदी के नेतृत्व में चल रही है और भारत के हित को देखते हुए ये दोनों ही दिशा बड़ी अच्छी उपलब्धि और ऐतिहासिक उपलब्धि कही जाएगी।
आगे बात करेंगे हाल ही में हुए प्लेन क्रैश की। सर, हाल ही में हुए प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई। अब इस घटना के बाद सुरक्षित हवाई यात्रा पर चर्चा शुरू हो गई है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक दुखदायी है। बहुत दुखद घटना है। एक आदमी 8-10 पे अपने 7 बजे वो कहते हैं अपने घर से निकला, 8-10 की फ्लाइट थी, 8 पैंतीस 35-40 का 45 बिल्कुल। पहुंचना हाँ, था वहां पे। बिल्कुल तो सर। आखिर के 30 सेकंड या 35 सेकंड में, जो अभी तो ये कह रहे हैं कि वहां पे विजिबिलिटी नहीं थी जो भी, पर ये एक देखिए, वो जो हादसे का मुख्य कारण जो अभी बता रहे हैं कि जो लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो दिखाए कि हाँ भाई, तो अगर वो लगा होता तो ये हादसा बच सकता था। पर इससे पहले भी हादसे हुए हैं। हादसे का किसी का महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक स्थिति खालीपन हुआ, वो आज है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा आ जाए पवार, जो वो उसको शायद डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए। पर मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ कि एक मौत, जिसको हम कहते हैं अटल सत्य है। मौत, महाभारत में कहा है कि मौत किसी की जो है, ना तो उसका कोई मित्र है, ना उसका बंधु है, ना उस पर कोई काबू कर सकते है। और जब आनी है, पहले भी नहीं आती, जब काल आना है तो आना है, बस उसी समय आना है। तो ये काल कहाँ पे, और इसके कारण आप समझे कि अगर इस घटना को व्यक्ति के रूप से लोग समझे देखें, तो हम जो मैं और मेरे में फंसे रहते हैं, या दिन रात इसी चक्कर में रहते हैं, चाहे सत्ता का है, चाहे पैसे का है, चाहे मन की शांति नहीं, तो इस घटना से समझ लें कि कैसे एक क्षण में सब कुछ पीछे रह जाता। निधन के साथ ही निधन, मतलब केवल धन ही नहीं रहा, रिश्ते नाते सब कुछ खत्म हो जाते हैं इंसान के। तो कम से कम एक तो इसके एक घटना के साथ देखिए, राजनीति के पहलू है, वो महाराष्ट्र स्टेट का अपना साथ। दूसरा टेक्निकल साइड है कि तकनीकी रूप से जितने हवाई अड्डे हैं उस पे ये कम से कम ये 35 साल से वहाँ के 7 बार MLA रहे हैं, तो 30-35 साल से विधायक रहे हैं। और वहाँ पे ये लाइटिंग, वो जो लैंडिंग सिस्टम है उस वो ही नहीं बना सके। तो ये सिर्फ वो पायलट की अपनी बुद्धि पे है कि उसको कैसे वो डिसीजन ले उस समय, विजिबिलिटी देख के भी कहाँ लैंड, कहीं 1 सेकंड की गलती हुई तो वो ये हादसे हो गए। तो कम से कम इस हादसे से जो सरकार की तरफ है, उसको ये सोचना चाहिए कि जैसे भी हेलीपैड जो छोटे या बड़े हैं, उन पे जो सिस्टम टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट है, वो तो बुनियादी तो पूरी की जाए, केवल इंसान पे ना छोड़ा जाए। जो अगर जब सिस्टम है उसमें, ये खुद वहाँ के इतने विधायक रहे, बारामती इनका जो मतलब केंद्र बिंदु है, राजनीति शुरू से लेके अंत भी वहीं पे हो गया उस जहाँ से विधायक। तो ये एक दुखद है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं आज तक, हमें अब लापरवाही रही, वो लापरवाही के कारण बना। दूसरी काल की, वरना जिस घटना को लेकर जो राजनीति भी कर रहे थे, चाहे ममता ने करी, चाहे अखिलेश ने करी, या कहीं और, हाँ इसकी जांच तो सरकार ने बैठा दी, हाँ इसकी, पर उसको लेके कोई हाँ भी किसने गलत अंदेशे से ये घटना करवा दी है, ये एक घटियापन है। इस दुख की घड़ी को इस हिसाब से लेना चाहिए कि फर्स्ट चीज़ है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ से गए, इससे पहले हमारा जनरल भी गया है और मंत्री भी गए हैं, मतलब एक लंबी लिस्ट है अभी। तो ये जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, एक तो पहला बात है। दूसरी, ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो उसके अजीत पवार के, जो शरद पवार चाचा, उन्होंने भी ये बात कही कि इस घटना को एक हादसा है, हादसा के रूप में लो, राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर ये एक पहलू है हमारी राजनीति का कि हम कितने लो लेवल पर चले गए कि दुखद बात पे भी हम अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी स्थिति जो मैं समझता हूँ कि मैं एक मानव के रूप में जो इंसान को ये संदेश देती है कि इतना जो है जिंदगी की दौड़, उसमें ये ना भूल जाओ कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना। तो एक मर्यादित जीवन में ही आदमी रहे, तो उसी में पीस ऑफ माइंड भी है, सुख भी है, शांति है। जब हम सिर्फ मैं और मेरे फंस जाते हैं, तो वो चीज़ हमें ये मौत याद दिलाती है कि इससे बाहर निकलो, हम में जियो। तो वो ही मैं समझता हूँ कि मौत तो एक अटल सत्य हर के सिर पे है
किस समय किस में आना ये उसको पता है। यही जिंदगी का रहस्य और रोमांच भी कहा जा सकता है। सब पे एक मंडराती है मौत, जो सत्य इसीलिए कहते हैं कि मौत अटल सत्य है, तो आनी है। पर ये जिस तरह आई ये एक दुहद है, समय अनुसार आए जो चीज़ें होती हैं तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन ये ऐसी घटना आत्मचिंतन के लिए सरकार स्तर पे भी, इंसान के लिए भी, तो यही कह सकते हैं दिवंगत आत्मा को परमात्मा शांति दे और बाकी परिवार को बल दे कि इस दुख को बर्दाश्त कर सके। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। अगले हफ्ते और नए मुद्दों के साथ होगी सर के साथ और आप सबके साथ मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।